जनवरी 2021, कोलकाता, रात के लगभग 10 बजे। हावड़ा ब्रिज के नीचे से गुजरती गाड़ियों के हॉर्न, दीवारों पर लगे राजनीतिक पोस्टर और दूर किसी गली से उठती जय श्री राम की आवाज। कुछ साल पहले तक यही नारा बंगाल की राजनीति में विवाद का कारण बन जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। बंगाल की गलियों में पहली बार ऐसा महसूस होने लगा था कि राज्य की राजनीति किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं था, बल्कि विचारधाराओं, पहचान और दशकों पुरानी राजनीतिक ढांचे की लड़ाई बन चुका था। दिल्ली में बैठे अमित शाह लगातार रिपोर्ट्स देख रहे थे। बीजेपी के अंदर एक बात बार बार दोहराई जा रही थी कि अगर भारत के राजनीतिक नक्शे पर सबसे कठिन राज्य कोई है तो वो पश्चिम बंगाल है। यहां सिर्फ चुनाव नहीं जीतना था, यहां एक पूरी राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देनी थी। वो संस्कृति जो पहले लेफ्ट के इर्द गिर्द घूमती थी और बाद में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में चली गई। लेकिन बीजेपी की रणनीति हमेशा लंबी लड़ाई की रही है। धीरे धीरे संगठन बनाओ, कैडर तैयार करो, जमीन पर पकड़ मजबूत करो और फिर सही समय पर पूरा खेल बदल दो। और यही वजह थी कि बंगाल बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। क्योंकि बीजेपी की वैचारिक जड़ें जिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी थीं, वो खुद बंगाल की धरती से आते थे। जिस राज्य से जनसंघ की विचारधारा को शुरुआती ऊर्जा मिली, उसी राज्य में बीजेपी दशकों तक हाशिए पर रही। ये विरोधाभास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हमेशा परेशान करता रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों समझते थे कि अगर बंगाल में जगह बना ली गई तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे कठिन किलों में सेंध लगाने जैसा होगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि बंगाल हमेशा से अलग सोच वाला राज्य रहा है। यहाँ साहित्य, संस्कृति, बुद्धिजीवी राजनीति और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की परंपरा बहुत गहरी रही। कांग्रेस के बाद लेफ्ट ने यहाँ 34 साल तक राज किया। फिर ममता बनर्जी ने अकेले दम पर लेफ्ट को सत्ता से बाहर फेंक दिया। ऐसे राज्य में बीजेपी का उभरना लगभग असंभव माना जाता था। राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि बंगाल की मिट्टी बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने हमेशा वहीं सबसे ज्यादा मेहनत की जहां उसे सबसे कम संभावना दिखाई गई। साल 1951, दिल्ली। स्वतंत्र भारत अपनी शुरुआती राजनीतिक दिशा तय कर रहा था। कांग्रेस का दबदबा लगभग पूर्ण था। उसी दौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभाजन के समय बंगाल और देश की राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ा था। उन्होंने नेहरू सरकार से वैचारिक मतभेद के बाद अलग रास्ता चुना और एक नई राजनीतिक धारा खड़ी करने की कोशिश शुरू की। लेकिन शुरुआती दौर बेहद कठिन था। जनसंघ के पास सीमित संसाधन थे, कम कार्यकर्ता थे और कांग्रेस का जनाधार इतना विशाल था कि बाकी पार्टियां बहुत छोटी नजर आती थीं। फिर भी जनसंघ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संगठन को वैचारिक आधार दिया। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत किया। लेकिन बंगाल में हालात अलग थे। यहाँ राजनीति का केंद्र वर्ग संघर्ष, मजदूर आंदोलन और वामपंथी विचारधारा बन चुकी थी। कोलकाता विश्वविद्यालयों में मार्क्सवाद की चर्चा होती थी। फैक्ट्री इलाकों में ट्रेड यूनियन की ताकत थी। ऐसे माहौल में जनसंघ की राष्ट्रवादी राजनीति को ज्यादा जगह नहीं मिल पाई। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनसंघ पहली बार सत्ता के करीब पहुंचा, लेकिन गठबंधन की अंदरूनी लड़ाइयों ने सरकार गिरा दी। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। शुरुआती वर्षों में बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन जनता से वैसा जुड़ाव नहीं बना। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही पार्टी आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी संगठनात्मक क्षमता थी। पार्टी हार के बाद टूटती नहीं थी, वो और ज्यादा गहराई से काम शुरू कर देती थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुत्व की राजनीति को नया आकार दिया।
राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। 1990 की रथ यात्रा ने पूरे देश में बीजेपी के लिए नई जमीन तैयार की। उत्तर भारत में पार्टी तेजी से बढ़ी, लेकिन बंगाल अब भी दूर था। वहां लेफ्ट का किला इतना मजबूत था कि बीजेपी को राजनीतिक नक्शे में गंभीरता से भी नहीं लिया जाता था। साल 2014, नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में बीजेपी का विस्तार शुरू हो चुका था। पार्टी अब सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। मिशन था पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में विस्तार। इसी रणनीति के तहत बंगाल को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया, क्योंकि बंगाल जीतना सिर्फ सीटें जीतना नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि बीजेपी अब भारत के हर हिस्से में राजनीतिक रूप से प्रासंगिक हो चुकी है। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में कुछ बढ़त जरूर मिली, मगर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करती थी। उनका संघर्षशील व्यक्तित्व और सड़क की राजनीति करने का अंदाज जनता को जोड़ता था। बीजेपी समझ चुकी थी कि बंगाल में सिर्फ नरेंद्र मोदी की रैलियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता, यहां लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। इसी समय अमित शाह ने बंगाल के लिए अलग रणनीति बनानी शुरू की। बीजेपी ने पहले संगठन पर ध्यान दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार किए गए। आरएसएस की शाखाओं को मजबूत किया गया। गांवों में छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू हुए। मंदिर समितियों, स्थानीय क्लबों और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई गई। बीजेपी का लक्ष्य साफ था, बंगाल में खुद को बाहरी पार्टी की छवि से बाहर निकालना। इसके साथ ही पार्टी ने बंगाल की राजनीति में मौजूद असंतोष को समझना शुरू किया। कई इलाकों में लोग स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, कटमनी और राजनीतिक हिंसा से परेशान थे। पंचायत चुनावों के दौरान हुई झड़पों ने विपक्ष को मुद्दा दिया। बीजेपी ने इन्हीं घटनाओं को अपनी नैरेटिव का हिस्सा बनाया। पार्टी ये दिखाने लगी कि बंगाल में लोकतंत्र दबाया जा रहा है, और बीजेपी खुद को उस राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने लगी जो डर की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। साल 2018, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी का संगठन तेजी से बढ़ रहा था। पार्टी ने सिर्फ बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं किया, उसने लोकल चेहरों को सामने लाना शुरू किया। उत्तर बंगाल में अलग रणनीति बनाई गई, जबकि जंगल महल इलाके में अलग तरीके से काम हुआ। आदिवासी समुदायों तक पहुंच बनाने के लिए लगातार छोटे कार्यक्रम किए गए। स्थानीय भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रचार तैयार किया गया। बीजेपी ने यह समझ लिया था कि बंगाल में सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों से काम नहीं चलेगा, यहां स्थानीय भावनाओं को समझना जरूरी है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी के उभार को गंभीरता से लेने लगी थी। कई जगहों पर राजनीतिक टकराव बढ़ने लगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौतों को लेकर पार्टी लगातार आक्रामक बयान देने लगी। अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार बंगाल के दौरे कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी थी। ये संकेत था कि बीजेपी अब बंगाल की राजनीति में सिर्फ दर्शक नहीं रही। 2019 का लोकसभा चुनाव इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत बना। बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। ये सिर्फ सीटों की जीत नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। पहली बार तृणमूल कांग्रेस को एहसास हुआ कि बीजेपी अब सीधे चुनौती देने की स्थिति में आ चुकी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इसे बंगाल मिशन की सबसे बड़ी सफलता माना गया। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों की राजनीति अलग होती है। उधर ममता बनर्जी ने भी अपनी राजनीति को और आक्रामक बनाया। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। बीजेपी जवाब में खुद को बंगाली हिंदुओं की आवाज के रूप में पेश करने लगी। दुर्गा पूजा, जय श्री राम के नारे और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस की केंद्र में आने लगे। बंगाल की राजनीति अब सिर्फ विकास या योजनाओं तक सीमित नहीं रही थी, ये पहचान और भावनाओं की लड़ाई बन चुकी थी। साल 2020, कोविड महामारी के बीच पूरा देश संकट से गुजर रहा था, लेकिन राजनीति रुकी नहीं। बीजेपी ने इसी दौरान डिजिटल प्रचार और माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर बढ़ा दिया। बूथ स्तर तक डेटा तैयार किया गया। किस इलाके में कौन सा मुद्दा असर करता है, किस समुदाय तक कैसे पहुंचना है, कौन सा स्थानीय नेता प्रभावी है, इन सब का विस्तृत विश्लेषण किया गया। अमित शाह की टीम लगातार फीडबैक ले रही थी।
बीजेपी ने सोशल मीडिया का भी आक्रामक इस्तेमाल शुरू किया। बंगाल की भाषा में वीडियो, छोटे भाषण, लोकल मुद्दों पर कैंपेन और धार्मिक पहचान से जुड़े संदेश लगातार फैलाए गए। पार्टी ये समझ चुकी थी कि बंगाल में नैरेटिव की लड़ाई जीतना बेहद जरूरी है। अगर जनता के बीच ये भावना पैदा हो जाए कि बदलाव संभव है, तो चुनावी जमीन खुद बनने लगेगी। इसी दौरान कई स्थानीय नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने लगे। सबसे चर्चित नाम शुभेंदु अधिकारी का था। नंदीग्राम आंदोलन से निकले अधिकारी बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते थे। उनका बीजेपी में शामिल होना तृणमूल के लिए बड़ा झटका माना गया। बीजेपी ने इसे सिर्फ राजनीतिक शामिलीकरण नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से आई बगावत के रूप में पेश किया। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थीं। बंगाल की राजनीति में तृणमूल का जमीनी नेटवर्क बहुत मजबूत था। स्थानीय क्लब, पंचायत स्तर की पकड़ और वर्षों से बना संगठन बीजेपी से कहीं आगे था। यही वजह थी कि बीजेपी को हर कदम सोच समझकर बढ़ाना पड़ रहा था। पार्टी जानती थी कि सिर्फ भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीते जाते, बंगाल में घर घर पहुंच बनानी होगी। मार्च 2021, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। पूरा देश बंगाल की तरफ देख रहा था। नरेंद्र मोदी ने लगातार रैलियां की। अमित शाह ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखा। बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही थीं और खुद को बंगाल की असली बेटी के रूप में पेश कर रही थीं। चुनाव बेहद आक्रामक हो चुका था। हर रैली, हर बयान और हर नारा राष्ट्रीय खबर बन रहा था। नंदीग्राम सीट सबसे बड़ी लड़ाई का केंद्र बन गई। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार थे और ममता बनर्जी खुद वहां से मैदान में उतरी। पूरे देश की नजर इस सीट पर थी। बीजेपी इसे प्रतीकात्मक लड़ाई मान रही थी। अगर नंदीग्राम में जीत मिलती तो ये संदेश जाता कि तृणमूल का सबसे मजबूत किला भी कमजोर हो चुका है। लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर अलग निकली। बीजेपी ने अपनी सीटें जरूर बढ़ाई, मगर सत्ता से दूर रह गईं। तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि बंगाल में उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। बीजेपी के लिए ये झटका था, लेकिन पार्टी ने इसे हार का अंत नहीं माना। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। सवाल था, आखिर कमी कहां रह गई? पोस्ट इलेक्शन विश्लेषण में बीजेपी ने माना कि संगठन की जड़ें अभी उतनी गहरी नहीं हुई थीं जितनी तृणमूल की थीं। कई इलाकों में बूथ मैनेजमेंट कमजोर था। स्थानीय नेतृत्व को और मजबूत करने की जरूरत थी और यहीं से बीजेपी ने बंगाल में लंबी लड़ाई की नई तैयारी शुरू की। अगस्त 2021, दिल्ली। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक बैठक चल रही थी। चुनाव हारने के बावजूद माहौल निराशा का नहीं था। अमित शाह के सामने बंगाल के हर जिले की रिपोर्ट रखी हुई थी। आंकड़े बता रहे थे कि बीजेपी अब बंगाल में स्थायी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या पार्टी इस बढ़त को स्थायी संगठन में बदल पाएगी, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि बंगाल की राजनीति में असली लड़ाई चुनावी मंच पर नहीं, बल्कि मोहल्लों, पंचायतों और बूथों के अंदर लड़ी जाती है। उधर बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार आ रही थीं। बीजेपी इन घटनाओं को लोकतंत्र पर हमला बता रही थी। पार्टी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक बीजेपी के नेता ये संदेश देने लगे कि बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं। इससे पार्टी को दो फायदे हुए। पहला, कार्यकर्ताओं में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा। दूसरा, बीजेपी समर्थकों के बीच ये भावना मजबूत हुई कि वे सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा हैं। अगर बंगाल की राजनीति को समझना है तो उसके सामाजिक ढांचे को समझना जरूरी है। ये राज्य लंबे समय तक बौद्धिक राजनीति का केंद्र रहा। यहाँ साहित्यकार, कलाकार और छात्र आंदोलन राजनीति को प्रभावित करते रहे। लेफ्ट फ्रंट ने मजदूर राजनीति और किसान आंदोलनों के जरिए अपनी जड़ें मजबूत की। लेकिन समय के साथ उद्योग कमजोर हुए, बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं में निराशा फैलने लगी। ममता बनर्जी ने इसी असंतोष को आधार बनाकर लेफ्ट को सत्ता से बाहर किया। उन्होंने खुद को आम लोगों की नेता के रूप में पेश किया। सड़क पर बैठकर विरोध करना, पुलिस से भिड़ना और लगातार संघर्ष की छवि बनाना उनकी राजनीति की ताकत बनी। लेकिन सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस भी धीरे धीरे उसी तरह के आरोपों का सामना करने लगी, जिन आरोपों पर उसने लेफ्ट को घेरा था।
भ्रष्टाचार, स्थानीय दबाव और राजनीतिक हिंसा की शिकायतें बढ़ने लगी। बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों को पकड़कर अपना विस्तार शुरू किया। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं की, उसने सांस्कृतिक और वैचारिक स्तर पर भी काम करना शुरू किया। पार्टी ने बंगाल के उन ऐतिहासिक प्रतीकों को सामने लाना शुरू किया जिनका संबंध राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सकता था। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नामों को लगातार प्रचार में इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि बंगाल की असली पहचान भारतीय राष्ट्रवाद से अलग नहीं है। इसके साथ ही पार्टी ने धार्मिक आयोजनों में भी सक्रियता बढ़ाई। दुर्गा पूजा समितियों से संपर्क, रामनवमी जुलूस और छोटे धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी ने अपनी मौजूदगी मजबूत की। पहले जहां बंगाल में बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां सीमित नजर आती थीं, अब वहां पार्टी के झंडे गांव-गांव दिखाई देने लगे थे। ये बदलाव धीरे-धीरे हो रहा था, लेकिन असर गहरा था। आरएसएस ने बंगाल में अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। शाखाओं की संख्या बढ़ी, सेवा कार्यों पर ज्यादा जोर दिया गया। गरीब इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े छोटे कार्यक्रम चलाए गए। बीजेपी और आरएसएस दोनों समझते थे कि बंगाल में सिर्फ भाषणों से समर्थन नहीं मिलेगा, लोगों के बीच लंबे समय तक मौजूद रहना पड़ेगा। जंगल महल जैसे इलाकों में पार्टी ने अलग रणनीति अपनाई। वहां आदिवासी समुदायों के बीच स्थानीय मुद्दों पर काम किया गया। रोजगार, सड़क और सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया गया। बीजेपी ने यह समझ लिया था कि हर क्षेत्र की राजनीति अलग है, इसलिए एक ही संदेश पूरे बंगाल में नहीं चल सकता। यही वजह थी कि पार्टी ने माइक्रो लेवल रणनीति बनाई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की मौजूदगी बढ़ती गई। युवा वोटर्स तक पहुंचने के लिए वीडियो, मीम्स और लोकल भाषा में कैंपेन चलाए गए। बंगाल की राजनीति में पहली बार डिजिटल प्रचार इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा था। इससे बीजेपी को उन युवाओं तक पहुंचने में मदद मिली जो पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से अलग सोचते थे। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति थी निरंतरता। पार्टी चुनाव हारने के बाद भी बंगाल से पीछे नहीं हटी। अक्सर भारतीय राजनीति में पार्टियां हार के बाद संगठन कमजोर कर देती हैं, लेकिन बीजेपी ने उल्टा किया। उसने हार के बाद और ज्यादा आक्रामक तरीके से काम शुरू किया। यही वजह थी कि बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। अमित शाह की राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा संगठन पर नियंत्रण माना जाता है। बंगाल में भी यही दिखाई दिया। बूथ समितियों को दोबारा बनाया गया, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। जिन इलाकों में पार्टी कमजोर थी, वहां नए चेहरों को आगे लाया गया। बीजेपी ये समझ चुकी थी कि बंगाल जीतना एक लंबी रणनीतिक लड़ाई है। उधर तृणमूल कांग्रेस भी लगातार जवाबी रणनीति बना रही थी। ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने बीजेपी को बाहरी राजनीति कहकर घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी जवाब में ये कहती रही कि वो बंगाल को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना चाहती है। दोनों पक्षों के बीच ये नैरेटिव वॉर लगातार तेज होता गया। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना। बीजेपी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भारी भीड़ जुटी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खुद को केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी चेहरा साबित करने की कोशिश की। हर चुनावी भाषण अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, ये राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन चुकी थी। बीजेपी की रणनीति साफ थी। पार्टी उन इलाकों पर फोकस कर रही थी जहां पिछले चुनावों में उसे बढ़त मिली थी। सीमावर्ती जिलों, उत्तर बंगाल और शहरी इलाकों में संगठन को मजबूत किया गया। साथ ही महिलाओं और पहली बार वोट देने वाली युवाओं तक पहुंचने के लिए अलग अभियान चलाए गए। चुनाव के दौरान कई मुद्दे उभरे। भ्रष्टाचार के आरोप, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे विषय लगातार चर्चा में रहे। बीजेपी ने इन्हें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया। माहौल इतना गर्म था कि बंगाल की राजनीति राष्ट्रीय मीडिया का सबसे बड़ा विषय बन गई। बंगाल की राजनीति आज भी लगातार बदल रही है। बीजेपी ने यहां अपनी मौजूदगी मजबूत की है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अब भी एक बड़ी ताकत बनी हुई है। असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। असली सवाल ये है कि बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या ये राज्य फिर किसी एक पार्टी के लंबे वर्चस्व की तरफ जाएगा, या यहां लगातार कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी?
इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि वे चुनाव को सिर्फ प्रचार अभियान नहीं मानते। उनके लिए चुनाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बूथ स्तर का डेटा, स्थानीय मुद्दे, कार्यकर्ताओं का मनोबल, सोशल मीडिया नैरेटिव और विपक्ष की कमजोरियां, हर चीज को एक साथ जोड़कर रणनीति बनाई जाती है। बंगाल में भी यही मॉडल लागू किया गया। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा संघर्ष से भरी रही। गुजरात के वडनगर से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचना आसान नहीं था। आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते हुए उन्होंने संगठन को बेहद करीब से समझा। यही अनुभव बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। मोदी सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे संगठन की बारीकियों को समझते थे। अमित शाह की भूमिका अलग थी। वे पर्दे के पीछे काम करने वाले रणनीतिकार माने जाते हैं। बूथ मैनेजमेंट, चुनावी गणित और संगठन विस्तार में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। गुजरात में मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस मॉडल पर काम किया, उसी मॉडल को बाद में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी का विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा था। बंगाल में बीजेपी ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम किया। वर्षों तक यहां पार्टी बहुत कमजोर रही थी। कई जगह कार्यकर्ताओं को राजनीतिक हिंसा और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता था। बीजेपी नेतृत्व ने लगातार ये संदेश दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। इसके साथ ही पार्टी ने बंगाल में स्थानीय नेतृत्व तैयार करने की कोशिश शुरू की। सिर्फ दिल्ली के नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय राज्य के नेताओं को ज्यादा जगह दी गई। दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और कई अन्य नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका दी गई। बीजेपी समझ चुकी थी कि बंगाल में स्थायी सफलता के लिए स्थानीय चेहरों का मजबूत होना जरूरी है। बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा डेटा आधारित राजनीति है। बंगाल में भी यही हुआ। हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अध्ययन किया गया। किस इलाके में कौन सा मुद्दा असर करता है, किन समुदायों में पार्टी की पकड़ कमजोर है, कहां महिला वोटर्स निर्णायक हो सकते हैं, इन सब पर लगातार काम हुआ। इतिहास में कुछ राजनीतिक लड़ाइयां सिर्फ चुनाव नहीं होती, वे समय के साथ एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक बन जाती हैं। बंगाल की ये कहानी भी ऐसी ही कहानी है। संघर्ष, विचारधारा, संगठन, महत्वाकांक्षा और सत्ता की वो कहानी जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।